सतीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस यानी आर पार। क्या नफरत और डर की बिसात पर चुनावी शह और मात का खेल शुरू हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी असम की रैली में कहते हैं कि नागपुर में एक शक्ति पैदा हो गई है जो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करना चाहती है और उसे कंट्रोल करने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बांटने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस देश को जोड़ती है, ऐसा भी राहुल गांधी ने कहा। इससे पहले राहुल गांधी कह चुके हैं कि आरएसएस की विचारधारा मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी है। वो आरएसएस के स्कूलों की तुलना पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामवादी मदरसों से कर चुके हैं, शिशु मंदिरों की तुलना। और प्रधानमंत्री मोदी को इशारों इशारों में सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसा भी बता चुके हैं। ये हाल ही के वाकया है। उधर ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि हमें दंगाई, लुटेरे, दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर नहीं चाहिए। सवाल है कि आखिर सियासत में नफरत का बड़ा सूत्रधार कौन है? क्या नागपुर का डर दिखाकर चुनावी बाजी पलटने की कोशिश है और जीतने की कोशिश है? यही चाल चली जा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, नफरत पर सवार चुनावी प्रचार। आज का आर पार इसी पर। राहुल गांधी असम में चुनावी मोर्चा संभालने पहुंचे और ताबड़तोड़ बीजेपी आरएसएस पर सियासी हमला कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नागपुर में एक शक्ति पैदा हुई, वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने में लगी है। वो हिंदुस्तान का धन चाहते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी असम और पूरे हिंदुस्तान को तोड़ने में जुटी है, जबकि कांग्रेस देश को जोड़ने का काम करती है। बीजेपी फिर से असम को और हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है। हमारा काम जोड़ने का है। इसमें धर्म का कुछ लेना देना नहीं। किसी भी धर्म में नफरत फैलाने नहीं लिखा है। बीजेपी नफरत फैलाती है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए यह दावा कर दिया कि अगर असम में कांग्रेस जीत जाती है तो वहां सीएए को लागू नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल नफरत और डर की सियासत का है। तो जरा बीजेपी आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी के कुछ पुराने बयान भी सुन लीजिए। हम जिस विचारधारा से जूझ रहे हैं वो मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी है। आरएसएस ने अपने स्कूलों के जरिए हमला शुरू किया। जैसे पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामवादी अपने मदरसों का इस्तेमाल करते हैं। सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव जीत जाते थे, लेकिन उनके शासन में लोकतंत्र नहीं था। उधर बंगाल के मोर्चे पर ममता बनर्जी तो 2 कदम आगे निकल गईं। उन्होंने तो पीएम मोदी को मीर जाफर, दुशासन और न जाने क्या क्या कह डाला। মোদির মুখ দর্শন করতে চাই না, চাই না, চাই না, লুঠেরা চাই না, চাই না, চাই না, দুর্যোধন চাই না, চাই না, চাই না, দুঃশাসন চাই না, চাই না, চাই না, মির্জাফর চাই না। व्हीलचेयर में प्रचार करके सिंपैथी वोट कलेक्ट करने की प्रयास कर रही है। मोदी का चेहरे से ही वोट हुआ तो उनकी हालत हुआ। 2 करोड़ 30 लाख लोग हमको लोकसभा में वोट दिए और उनकी चेहरा आजकल धूमिल हो गई है। सवाल है आखिर चुनाव लड़ाई में डर और नफरत की मिलावट कौन कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, नफरत पर सवार चुनाव प्रचार। राजनीति और नफरत का चोली दामन का साथ है। इससे मेरे मायने यह है कि हर चुनाव में नफरत की बात आती है। हर चुनाव में एक पार्टी दूसरी पार्टी पे आरोप लगाती है कि आप नफरत फैलाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि नफरत नीति का विश्लेषण क्या है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा नहीं मैं देखना चाहती। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को दंगेबाज, लुटेरा, दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर कहा। मैं बढ़ता हूं आगे। राहुल गांधी बोले नागपुर में पैदा हुई शक्ति पूरे देश को कंट्रोल करना चाहती है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बंटवारे की सियासत का भी आरोप मढ़ा। आरएसएस के स्कूलों को राहुल कुछ दिन पहले पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामावादी मदरसों जैसा बता चुके हैं। जो शिशु मंदिर होते हैं, जो गांव देहात में होते हैं, जो नक्सलाइट एरिया में होते हैं, वो शिशु मंदिरों को आरएसएस के कट्टरपंथी
यानी कहा गया है कि वो आरएसएस के कट्टरपंथी स्कूल है। मैं बढ़ता हूं आगे। राहुल गांधी ने पीएम की तुलना सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी से कर चुके हैं। हाल ही में एक डिस्कशन में आरएसएस की विचारधारा को राहुल गांधी मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा भी बता चुके हैं। ये कुछ ऐसे बयान हैं जो नफरत नीति को कोट अनकोट दिखाते हैं और उसका विश्लेषण को बताते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे और अब मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस समय बंगाल में हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अभय दुबे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में सुबुई खान, पेशे से एडवोकेट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। तमाम लोगों का अभिनंदन है। मेरे साथ वारिस पठान जुड़ेंगे, एमआईएम के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। संबित पात्रा, में सबसे पहले आपके पास आता हूं। आप नफरत की राजनीति करते हैं। आरएसएस नागपुर से पूरे देश को कंट्रोल करना चाहता है, ऐसी शक्ति पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी उससे पहले आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा और शिशु मंदिरों को, जो शिशु मंदिर आरएसएस चलाता है, वनवासी कल्याण आश्रम चलाता है, उसकी तुलना पाकिस्तान के इस्लामपंथी कट्टरवादी स्कूलों से कर चुके हैं। तो नफरत से ही आप बंगाल जीतना चाहते हैं और आसाम भी। देखिए अमीश भाई, नफरत का डेफिनेशन क्या होता है, नफरत की परिभाषा क्या होती है? मैं आपको बहुत ठंडे दिमाग से और आपके दर्शकों और श्रोताओं के लिए बताता हूं कि नफरत की जो परिभाषा है वो क्या होती है। 1947 में जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, केवल और केवल एक व्यक्ति के एम्बिशन, एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के लिए हुआ। हजारों हजार, लाखों लाख लोग मौत के घाट उतार दिए गए। वो होता है नफरत, वहां से आरंभ होता है नफरत। आप याद करिए 84 के दंगे, वो होता है नफरत। 3500 से अधिक सिखों को मार दिया गया, कत्लेआम हुआ उनका, सड़कों के ऊपर जिंदा जला दिया गया, टायर उनके गले में डालकर, ये होता है नफरत। नेली के दंगे, 5000 से अधिक लोग मारे गए असम के अंदर, वो होता है नफरत। भागलपुर के दंगर, हजारों लोगों को बिहार के भागलपुर में जिस प्रकार से मारा गया, वो होता है नफरत। नफरत होता है जब आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के विपरीत चलते हुए इमरजेंसी लगा देते हो, वो होता है लोकतंत्र से नफरत। नफरत होता है जब आप शौक से, आप बहुत गर्व के साथ कहते हो कि हमने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई और आवश्यकता पड़ती तो और 100 से भी अधिक कार सेवकों को गोली से भून देते, वो होता है नफरत। जब आप कहते हैं राम जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो होता है हिंदुओं के प्रति और भगवान राम के प्रति नफरत। जब आप गाड़ी से उतर कर कहते हैं कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी अगर आप जय श्री राम कहेंगे, तो वो होता है नफरत। नफरत वो होता है जब कांग्रेस पार्टी कहती है तू जाके चाय बेच, तू चाय बेचने वाला आदमी, तू कैसे चला है प्रधानमंत्री बनने, और अगर हां चाय बेचना चाहता है तो कांग्रेस के अधिवेशन के बाहर हम तुम्हें दुकान मुहैया कराएंगे, वहां से तू चाय बेचना, वो होता है नफरत। नफरत होता है जब एक बहुत बड़े पार्टी के बड़े नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हम हिंदुओं का हश्र क्या करते हैं, वो होता है नफरत। नफरत होता है जब कहा जाता है 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़, वो होता है नफरत। नफरत होता है हिंदुस्तान के खिलाफ जब कहा जाता है एक यूनिवर्सिटी में जाके हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, वो होता है नफरत। नफरत तब होता है जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कहा जाता है ये तो खून की दलाली थी, ये तो पाकिस्तान के ऊपर विश्वासघात था। नफरत तब होता है जब आप हिंदुस्तान के खिलाफ आप साजिश करते हैं और इमरान खान उसका फायदा उठाता है, ये होता है नफरत। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से नफरत करती है, अपीजमेंट से प्यार करती है और हिंदुस्तान से भी नफरत करती है। ओके, अबे दुबे, राहुल गांधी ने बोला कि ये लोग नफरत फैलाते हैं। संबित पात्रा ने 1947 तक से 2021 तक नफरत की परिभाषा को समझाया और बताया। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में शासन कर रही है, जो राहुल गांधी का आरोप है कि असम को भारत से तोड़ना चाहती है, क्या आप इस आरोप को सिद्ध कर सकते हैं कि बीजेपी की सरकार असम को भारत से तोड़ना चाहती है? इसके साक्ष्य कहां है? मैं इसको सिद्ध भी करूंगा, लेकिन पहले बताता हूं हिंदुओं से नफरत क्या होती है। हिंदुओं से नफरत वो होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार के मुंगेर में मां दुर्गा के अनुयायियों को नृशंस गोलियों से हत्या कर देती है। उनका कसूर सिर्फ इतना होता है कि वो मां दुर्गा को विसर्जित करने की कामना सरकार से करते हैं। ये नफरत होती है। हिंदुओं के प्रति नफरत वो होती है, संबित पात्रा जी, जब आप
देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आरोपी बताते हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किताब में, और बंटवारे का खलनायक बताते हो। जो आज भी 100 रुपए में बिकती है वो होती है नफरत। नफरत हिंदुस्तान के प्रति वो होती है जो पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ता है 1940 में, फजलुल हक, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलकर 1942 में बंगाल में सरकार बना लेते हैं। भारत के साथ नफरत क्या होता है जानते हैं? जब सैफुल्लाह जैसे दुर्दांत आतंकवादी को कश्मीर के वार्ड नंबर 33 से भारतीय जनता पार्टी का टिकट देते हो, जो पंडितों की हत्या का आरोपी ही नहीं 10 साल जेल से काट के आया है। उस रुबेल शेख जो बांग्लादेश का घुसपैठिया है, उसको भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल मेंबर बना देते हो। नफरत वो होती है जब सत्ता की स्वार्थ की खातिर नागपुर का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम लीग के साथ स्थानीय निकाय में चुनाव बना लेता है और भारत को बांटता है। नफरत क्या होती है सीएए की मैं बताता हूं। अमीश देवगन जी बड़ा खुलासा करता हूं और चाहूंगा कि साफ उत्तर आज संबित पात्रा जी दे, पूरा असम जानना चाहता जी, है। बिल्कुल देंगे। तमिलनाडु के चुनाव के घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि सीएए लागू नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल जाते हैं तो लोगों को डराते हैं और असम में मौन साध लेते हैं। आज संबित पात्रा से पूछो कि असम में चुनाव के बाद या आज चुनाव के पहले ये सीएए को लागू करेंगे कि नहीं, क्योंकि 10 जनवरी 2020 को इन्होंने नोटिफाई कर दिया, लेकिन आज भी बंटवारा करके देश का लागू करने की बात असम में नहीं करते। इनसे कहिए, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ने दूंगा। इनसे कहिए कि असम में डिबेट तो आगे बढ़ाना मेरा कार्य है ना, आपका काम है ना, डॉक्टर पात्रा का काम है। लेकिन 2 मिनट मैंने टाइमर इधर लगाया हुआ है, मैं साक्ष्य भी दे देता हूं क्योंकि आपने तो साक्ष्य नहीं दिए। जूम इन करिए जरा इसे। 2 मिनट 8 सेकंड हो गए आपको, मैं स्टॉप कर देता हूं। 2 मिनट 8 सेकंड हो गए, उससे भी शायद 1 सेकंड ज्यादा। 2 मिनट 8 सेकंड आपने बोला। मैं प्रोड्यूसर की बात पर रिलाई नहीं कर रहा, मैंने खुद अपना टाइमर ऑन किया हुआ था। लेकिन आपने मुझे आसाम को बीजेपी अलग कर रही है उसका साक्ष्य नहीं दिया। आप मुझे बताइए उसका प्रूफ अगर आपके पास कोई है, कोई ऐसी बाइट है गृह मंत्री की, कोई ऐसी बाइट है प्रधानमंत्री मोदी की, तो बताइए। मैं अभी तत्काल प्रभाव से प्ले करता हूं और देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछूंगा इसी मंच से कि कैसे आप लोग असम को भारत से अलग कर सकते हैं। मुझे बताइए, जो कहा गया कि बीजेपी अलग करना चाहती है असम को भारत से, आपको मैंने फिर 30 सेकंड दिए, मैं इंतजार कर रहा हूं जवाब। देख लीजिए महातीस जी सर, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जी सर, उठाकर देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री साहब जी, सभी ने असम को बांटने की बात की। असम को बांटकर यह कहा कि यहां घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं भारत में आकर के, और हम सीए लागू करेंगे, हम एनआरसी के माध्यम से उन लोगों को सीमा के बाहर कर देंगे। मैं आज देश के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, संबित पात्रा जवाब दे, क्या आप सीए लागू करेंगे? क्या आप एनआरसी में जिनको चिन्हित किया है उनको बांग्लादेश की सीमा के बाहर कब भेजेंगे? ठीक है, ओके, पूरा असम जानना चाहता है। असम और देश को धोखा देना बंद कीजिए। और आखिरी सवाल, तमिलनाडु के घोषणा पत्र में यही आपके पास सबसे बड़ा प्रूफ था कि बीजेपी अलग करना चाह रही है असम को, यही आपके पास सबसे बड़ा प्रूफ था ना? इसके अलावा तो कोई और बात नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि आप सबसे बड़ा प्रूफ लेके आइए, आपने बोला यही आपका सबसे बड़ा प्रूफ। मैं चाहता हूं ये बताएं एक लाइन में। अच्छा बोलिए, एक लाइन तमिलनाडु के घोषणा पत्र में क्यों कहा कि सीए लागू नहीं करेंगे? अपनी बात को रख लिया सर, मैं जवाब ले लेता हूं। यही आपका सबसे बड़ा सबूत है, आपने रख लिया। लेकिन निर्णय करने वाला मैं कोई नहीं होता, जनता जनार्दन है, वो निर्णय अपने आप करेगी। सोशल मीडिया का जमाना इस समय, फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम पे ये शो लाइव जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं, ट्विटर पे भी देख रहे हैं, आप अपनी राय देंगे, कू ऐप पे भी देख रहे हैं। मैं संबित का रुख करता हूं। संबित, अभी नफरत की राजनीति की एक परिभाषा आपने बताई, तो एक परिभाषा अभय दुबे ने भी बताने का प्रयास किया, कोशिश करी। क्या आपको लगता है ये जो हेट पॉलिटिक्स है, ये देश के लिए खतरनाक है? नहीं, आप सीए पर पूछिए पहले। हमें सीए पे जवाब देंगे तो समझ पाता है। असम में सीए लागू अबे दुबे आपने पूछा है ना। देखिए अमीश जी, मैं सब पे जवाब दूंगा, मगर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइमर लगा के डिबेट करें। ये चिल्लाने से कोई लाभ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जनता कुछ समझ नहीं पाएगी। अबे जी, आपने भी बात को रखा, लागू करेंगे कि नहीं ये बताइए। ठीक है, आपने पूछा संबित, इसका भी जवाब दे दीजिए जी।
सीए पर आपका क्या कहना है और हेट पॉलिटिक्स के ऊपर? अमित जी मैं बिल्कुल इट इज बैड फॉर द कंट्री और नॉट? मैं स्पष्ट रूप से जवाब दे रहा हूं। अमित जी, पहली बात है सीएए तो हम लागू करेंगे ही। अभी कोरोना काल के बाद ये सारा को सारा जो विषय आया है लागू होगा, ये तो पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा है। और देखिए, जहां तक एनआरसी और आसाम का विषय था वो तो सुप्रीम कोर्ट का विषय है। और याद करिए, जब एनआरसी आया तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये कांग्रेस पार्टी के सुरजेवाला जी और पवन खेरा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम लेके आए जी एनआरसी, हम लेके आए। और आज तुरंत जो है ये यहाँ से डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को। दूसरी बात है, मैं आपको बताऊं, आज जनता से कहूंगा इसको गूगल करके पढ़ लीजिए। आईएमडीटी एक्ट कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। आईएमडीटी एक्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने कहा कोई घुसपैठिए नहीं है। अगर किसी को घुसपैठिया कहा जाएगा तो आपके ऊपर ये ओनस होता है प्रूफ करने के लिए कि वो घुसपैठिया है। सुप्रीम कोर्ट में सर्बानंद सोनोवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो गए और सर्बानंद सोनोवाल के उस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कांग्रेस पार्टी ने एक्सटर्नल एग्रेशन अर्थात बाहरी ताकतों को मजबूत किया है आसाम के अंदर और इससे आसाम टूट सकता है। इसलिए हम आईएमडीटी एक्ट को तत्कालीन प्रभाव से खारिज करते हैं। जनता इसको पढ़े और जाने कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार आसाम को हिंदुस्तान से अलग करने का साजिश कर रही थी। नंबर एक। नंबर दो, आर्टिकल 370 पर जिस दिन डिस्कशन हुआ था, आप याद करिए, अधीर रंजन चौधरी जी ने तुरंत खड़े होकर अमित शाह जी की आपत्ति की थी और कहा था कि अमित शाह जी आप कैसे आर्टिकल 370 पे डिबेट और डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 370 तो बायलैटरल विषय है। क्या आपने पाकिस्तान से परमिशन लिया? ये लोग वो हैं जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते थे, आसाम को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते थे। वो बाइट आपका अधीर रंजन चौधरी का चलाना चाहिए। आप मैं बोल रहा हूं अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप अधीर रंजन चौधरी का वो बाइट चला दीजिए जो पार्लियामेंट के अंदर अधीर रंजन चौधरी ने दिया कि ये तो बायलैटरल विषय है, इस पर कैसे। देखिए अमीश भाई, मैं तो इनके बीच में बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा था, मगर अधीर रंजन चौधरी, मैं जनता जनार्दन से कहूंगा आप सब लोग ट्वीट करिए। अधीर रंजन चौधरी ने किस प्रकार से कहा था कि आर्टिकल 370 जो तारीख देखिए अमित जी, मैं इनके बीच में एक बार भी चिल्लाया नहीं था। अबे जी क्या आपको लगता है, एक संबित मुझे 30 सेकंड दीजिए। संबित होल्ड ऑन। अबे दुबे, आपको क्या लगता है कि नफरत की दुकान खोलकर कांग्रेस की राजनीतिक दुकान चल जाएगी? बीजेपी पे नफरत का आरोप लगाकर क्या आपको लगता है इससे आप आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल सब जीत जाएंगे? दिस इज योर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? एक सेकंड, संबित होल्ड ऑन, गिव हिम 30 सेकंड्स। संबित, आई विल कम टू यू। अमीश देवगन जी, बहुत गंभीर सवाल आपने किया है। मैं एक लाइन में इसका उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने देश की आईबी और रॉ ने जो ऑब्जेक्शन फाइल किए थे सीए को लेकर, वो गंभीर आरोप सरकार पर है। उन्होंने कहा था कि दिसंबर 2014 के राहुल गांधी कर रहे हैं उससे बंगाल, असम, केरल में कांग्रेस की पॉलिटिकल दुकान चल जाएगी। पौंडीचेरी में, 5 राज्यों में कांग्रेस की पॉलिटिकल दुकान चल जाएगी। 30 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्विकली रिप्लाई टू दिस। अमीश देवगन जी, भारतीय जनता पार्टी ने देश को बेरोजगारी की आग में 45 साल की भीषणतम बेरोजगारी है, उस पर पर्दा डालने के लिए नफरत का बीज ये लोग बो रहे हैं। अमीश देवगन जी, 58 साल में सबसे बुरी क्रेडिट ग्रोथ उद्योग की हो गई है, उस पर पर्दा डालने के लिए नफरत की आग हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। 48 साल बाद रूरल कंजम्पशन सबसे निचले स्तर पर है। आपने बात को रखा, अबे जी हुआ, अबे जी आपने अपनी बात को रखा, अब आप बीच में मत बोलिएगा। संबित बोलिए, पहले भी आप बीच में बोले, वो जायज नहीं है। संबित, योर टर्न, बोलिए। देखिए अमीश भाई, चूंकि ये डिबेट नफरत के ऊपर हो रहा है, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आप याद करिए, अभी बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर 3 दिन पहले एक कोर्ट का जजमेंट आया है, फांसी हुई है आतंकवाद को। आतंकवादी को जब पहली बार एनकाउंटर हुआ था आतंकवादी का, आप याद करिए यही सोनिया गांधी कितनी रोई थी, रात भर सो नहीं पाई थी आतंकवादियों के शव को देखकर। लेकिन और यही सोनिया गांधी और इन्हीं के लेफ्टिनेंट्स ने कहा था 26 नफरत की दुकान, नफरत का पर आरोप, नफरत वाला आरोप आप पर लगा के कांग्रेस की पॉलिटिकल दुकान चल सकती है। देखिए कांग्रेस, मैं आपको, देखिए इसमें कोई चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको शांति से समझा देता हूं कांग्रेस में हो क्या रहा है। देखिए अब तो पूरा हिंदुस्तान जानता था, धीरे धीरे कांग्रेस भी जान गई है कि ये राहुल गांधी के दुकान को खोलते खोलते कांग्रेस नामक दुकान बंद हो जाएगी। और कुछ भी कर ले, ये राहुल जी की दुकान चलने वाली नहीं है जी।
कुछ भी कर ले, ये कितना भी उनको बेचने की कोशिश करे, ये दुकान चल नहीं सकती है। ये हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेंगे, ये मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, ये यहाँ गाली देंगे कि 26/11 आरएसएस की साजिश, ये कहेंगे हिंदू आतंकवाद, ये कहेंगे जो मदरसा होते हैं पाकिस्तान में उससे गए गुजरा जो होता है वो इंडिया का आरएसएस होता है, उससे गए गुजरे हम होते हैं, ये सब कुछ कहेंगे। ये हिंदू पाकिस्तान कहेंगे इंडिया को। ये राहुल गांधी को बचाने के लिए ईवीएम को गाली देंगे, ये राहुल गांधी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की इंपीचमेंट करने की कोशिश करेंगे। और राहुल गांधी ने कहा था ना कि मोदी जी को लोग जो युवा है वो डंडे से मारेंगे। किसने कहा था? ये बहुत प्यार की भाषा है, आप वो बाइट चलाइए। राहुल गांधी जी ने किस भाषा का प्रयोग किया था? डंडे से मारेंगे 6 महीने के अंदर मोदी जी को। और मोदी जी ने क्या कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर? मैं थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लूंगा, मैं अपने पीठ को और मजबूत कर लूंगा। आप बताइए कौन सी प्यार की भाषा है और कौन नफरत की भाषा है? आप दिखाइए राहुल गांधी जहां कहते हैं कि समित कह रहे हैं इस प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करना क्या प्यार की भाषा थी? और जहां तक पॉलिटिकल दुकान की बात है, अब तो संजय राउत ने एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में संजय राउत खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि कांग्रेस को बैक सीट लेनी चाहिए और शरद राव पवार को आगे आना चाहिए। आपके सामने ही सब कुछ है, आपके गठबंधन के दोनों पार्टनर्स हैं और आप भी केरल में आप लेफ्ट के साथ हैं, लेफ्ट के खिलाफ है, बंगाल में साथ है। देखिए, ये शिवसेना जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो सारे प्रांतों में बीजेपी के खिलाफ लड़ती थी। अभी हाल ही का उदाहरण है, एलजेपी अभी फिर साथ है, इनके खिलाफ लड़ रही थी। जेडीयू के 6 विधायक इन्होंने दूसरे राज्य में खरीद लिए, जेडीयू इनसे नाराज है। मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता। देखिए, छुपाना क्या चाहते हैं अमीश देवगन जी, जानते हैं? ये छुपाना ये चाहते हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल कर दिया, 90 रुपए का डीजल कर दिया, 245 रुपए गैस के सिलेंडर में बढ़ा करके देश को महंगाई की आग में झोंक दिया। इनका नेतृत्व महिलाओं पर इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कि मैं यहां कह भी नहीं सकता हूं। तो सारी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए राग अलापते हैं। और सुनिए दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूं। आप ये कह रहे हैं ना जी, मुझे एक उदाहरण बताइए संबित पात्रा उत्तर प्रदेश के अलावा कौन से राज्य में जीते? अभी आपने काफी सारी बातें बोली, लेकिन देखिए आप बिहार में हारते हैं, आप ओवैसी साहब को ब्लेम करते हैं। आप कहते हैं देखिए ओवैसी जी आ गए, नहीं तो हम जीत जाते। अब आप कह रहे हैं कि देखिए वहां पर जेडीयू जो है वो जो शिवसेना है बीजेपी के खिलाफ लड़ती थी, लेकिन आप मूल बात पर नहीं आते। संजय राउत ने यह नहीं बोला कि हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे, वो बोल रहे कांग्रेस को बैक सीट लेनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस जो है वो 20% की खिलाड़ी मानी जाती है, मुंबई की भाषा में 20% की मालिक की महाराष्ट्र सरकार में 20% की मालिक कांग्रेस है, 40-40% पवार साहब और उद्धव ठाकरे के पास है। एक सेकंड सर, अब बात तो सुनिए, ऐसे तो बात चर्चा ही नहीं हो पाती ना। देखिए अब वारिस पठान इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का इतनी ईमानदारी के साथ। आप हर चीज में दूसरे को ब्लेम करते हैं। ओवैसी साहब चुनाव न लड़े क्योंकि कांग्रेस जीत जाए। संजय राउत ने जो बात बोली वो सामान्य नहीं है कि शरद राव पवार को फ्रंट सीट पे करना चाहिए। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? या तो आप समझना नहीं चाह रहे। संजय राउत जी का आपके टेलीविजन पर मैंने संजय राउत भी नफरत की बात कर रहे हैं? उसमें संजय राउत की कांग्रेस से नफरत है? उसमें कहा था संजय राउत जी ने कि देश का नेतृत्व करने में एक ही नेता सक्षम है, वो है राहुल गांधी। अच्छा। देखिए वो यूपीए के अलायंस पार्टनर नहीं है हमारी। सुनिए ना, हमारी सरकार है वहां यूपीए में, शरद पवार साहब और दूसरे राजनीतिक महाराष्ट्र दल पे तो और सभी राजनीतिक दलों को महाराष्ट्र पे तो संबित भी बोलना चाहेंगे, महाराष्ट्र पे तो वारिस पठान भी बोलना चाहेंगे। संबित 20 सेकंड आपके, फिर वारिस पठान रिस्पॉन्ड टू दिस। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र हमारा गठबंधन नहीं है सेना के साथ, वो कुछ भी बोले। संबित बात था 20 सेकंड, देन वारिस पठान। देखिए मैं बहुत गंभीरता के साथ एक बात रखना चाहूँगा। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बम रखे गए थे, एक उद्योगपति के घर के बाहर बम रख के आतंकवाद फैलाना चाहते थे। मैं आज जानना चाहता हूँ, यहाँ महाराष्ट्र के लोग बैठे हुए हैं जिनकी जो सरकार में है, यहाँ बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो बताए उनकी क्या संलिप्तता है। आप आतंकवाद को प्रमोट करेंगे? आज आप लोग बैकफुट क्या करना चाहते हैं? आप ये नफरत की राजनीति है या ये बम प्लांट करना, लोगों को बम से उड़ाने की कोशिश करना, ये प्यार की राजनीति है या ये नफरत की राजनीति है? आप इसका परिभाषा दें। ये कोई छोटी बात नहीं है। पुलिस ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर की नौकरी चली गई है, पुलिस कमिश्नर का तबादला हुआ है। क्यों शंट हुआ है पुलिस कमिश्नर? और मुंबई का पुलिस कमिश्नर कोई छोटा विषय नहीं होता है। इतने बड़े आदमी के पीछे किसका हाथ था? आप लोग प्यार की क्या कानून व्यवस्था? ये कानून व्यवस्था, ये आतंकवाद को प्रमोट करना है भाई साहब, और आतंकवाद में आप लोगों का हाथ है। मुझे यहां दुख हो रहा है कहने में, आप लोगों ने जिस प्रकार की हरकत की है आपको जवाब देना होगा। ये नफरत की राजनीति है बम लगाना, या ये प्यार की राजनीति है? किसी के घर के बाहर बम रखना ये प्यार की राजनीति है या नफरत की राजनीति है? बताइए आप।
देश कानून नहीं, व्यवस्था मैं के बताऊं, बारे में हम तो सरकार हमारे तो मतलब सक्षम बम से कर उड़ा लेगी। दोगे किसी को। देश इसका नहीं, हम तो हमारे तो मतलब बम से उड़ा दोगे, आप यहाँ सपोर्ट करोगे, बम से उड़ा देना चाहिए। कर रहे हो ये नहीं, हम देश तो हमारे तो टूटना मतलब बम से उड़ा दो किसी को। पूरा हिंदुस्तान नहीं, आप उनको यहाँ सौंपना जस्टिफाई कर चाहते रहे हो बम से उड़ाने को। किसानों सड़कों आप पर पटक दिया उद्योगपतियों को आपने। बम से उड़ा देना 25 चाहिए, इस बात को लाख जस्टिफाई करोड़ कर रहे हो। रुपए के कारोबार नहीं, को मुझे तो उन दो आश्चर्य हो रहा है अमीश पूंजीपतियों को भाई, सौंपना ऐसे अबे जी, आप क्या कह रहे हैं? अबे जी, क्या कह रहे हैं? अबे जी, आप क्या कह रहे हैं? हम तो देखिए हमारे देखिए इसलिए देखिए, यहाँ बम से पॉलिटिकल उड़ा देना बात अपनी चाहिए। जगह ये किस है, प्रकार की जो भाषा है? वारदात हुई है वो अलग विषय है, लेकिन उसको जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो सही मैसेज नहीं जा रहा। मेरा अनुरोध है कि आप अपनी बात को थोड़ा देखिए अबे जी, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, वारिस पठान, अमीश वारिस देवगन पठान, जी, देखिए, वारिस हम तो पठान, हमारे तो नफरत जो की political पॉलिटिक्स, कहना है, मगर ये नफरत, कहना है एक कि सेकंड, उनके वारिस दर्शक पठान, हम- अब वारिस को आने दीजिए। वारिस भाई, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। वारिस जी, नफरत की पॉलिटिक्स, लेकिन इस नफरत की पॉलिटिक्स में ओवैसी साहब को भी कांग्रेस भी घेरती है, बीजेपी भी घेरती है। वो कहती है ये भी ओवैसी साहब जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ हेट करते हैं, और कांग्रेस के तो नाना प्रकार के आप पे आरोप है कि आप बी टीम है, सी टीम है, बिहार में वो आपकी वजह से हार गए, अभी महाराष्ट्र की भी बात हुई। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश भाई, ये बीजेपी और कांग्रेस में हमेशा से बोलता आ रहा हूं, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। एक हार्ड हिंदुत्व चल रहा है, एक सॉफ्ट हिंदुत्व चल रहा है। एक अपने आप को बड़ा हिंदुत्व मान रहा है तो राहुल गांधी अपने आप को जनेदारू हिंदू बोलते हैं। एक हमको कोई बी टीम बोलता है, सी टीम बोलता है, डी टीम बोलता है। हालांकि कुछ के अंदर इंट्रोस्पेक्शन करते नहीं है कि उनके लोग उनकी पार्टी को क्यों छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। वो उनको नहीं पड़ी है, उनको ये पड़ी है ओवैसी साहब क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। तो ओवैसी साहब ने तो कहा ना कि मैं देश की लैला बन चुका हूं, ये सारे मेरे मजनू है। अब नफरत की राजनीति कब होती है? जब रोज भाजपा वाले संविधान का कत्ल करते हैं। नफरत की राजनीति कब होती है? जब संविधान पे आप शपथ लेते हैं मगर आप सेकुलरिज्म को मानते नहीं, आप बोलते हैं सेकुलरिज्म देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नफरत की राजनीति तब होती है जब आप संविधान की शपथ लेकर असेंबली में जाते हो मगर वहां खड़े होकर बोलते हो कि हम रूल ऑफ लॉ नहीं मानेंगे, हम रूल ऑफ गन मानेंगे, ठोक दो वाली पॉलिसी हम मानेंगे। तब नफरत की राजनीति होती है। नफरत की राजनीति जब होती है कि जब हमारा किसान भाई 100 दिन से ज्यादा से वहां पर जाकर धरना कर रहा है और मोदी जी जरा भी ये दिल में उनके दर्द नहीं आता, नरम नहीं आती कि चीन जो किसान के बिल है उसको वापस ले ले। नहीं, तब नफरत की राजनीति होती है। नफरत की राजनीति तब होती है जब डेमोक्रेसी में रहकर हम अगर अपनी बात रखते हैं और उठाकर हमको जेलों में डाल दिया जाता है, वो नफरत की राजनीति होती। नफरत की राजनीति तब होती है जब हमसे हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीन लिया जाता है। जबकि संविधान का, डेमोक्रेसी का सबसे ब्यूटी है एग्री टू डिसएग्री। अगर मुझे सरकार से किसी चीज से मैं एग्री नहीं करता हूं तो मुझे अधिकार है मेरी बात फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन छीन लिया जाता है, उसी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। अभी इस समय आप मेरे कार्यक्रम में बोल रहे हैं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लाइव चैनल पर हैं, आपको करोड़ों लोग सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर आपकी बात कहां से बता रहा खत्म हो हूं। गया वो? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो अपनी बात रखना ओवैसी चाहते भी हैं, भाजपा जब जो से प्यार डेमोक्रेसी की में राजनीति- एक रहकर सेकंड, अबे दुबे, अपनी आप बात उनकी रखना स्क्रिप्ट चाहते बोलते हैं हैं। और उनको उठा के जेलों में डाला जाता है। सुबोई खान, नफरत की राजनीति तब होती है जब एक एमपी जो पार्लियामेंट में तो बोल सकता है लेकिन कहीं और जाके बोलना चाहता है, पब्लिक गया मीटिंग वारिस करना जी। चाहता है, सुबोई तो उसको खान, इजाजत नहीं दी रिपीट मत जाती। करिए। नफरत तब होती जी सुबोई खान अमीश जी, नफरत की राजनीति, अमीश देखिए दोहरा जी नफरत की राजनीति अमीश क्या पूरा देश- क्या आपको लगता है देश में हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार? मैं बड़ी लाइन बोल रहा हूं। जी जी अमीश देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरा देश के सामने ही बोलना चाहती हूँ कि दोहरा चरित्र देखिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच की बात उस पार्टी के नेता कर रहे हैं और वो नेता कर रहे हैं जिन्होंने ये कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो देखो हमारे एक विशेष संप्रदाय के लोग हिंदुओं का क्या हाल करते हैं। ये फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन एंड स्पीच की बात करते हैं। हंसी भी आती है और दुख भी होता है। चलिए खैर, मैं नफरत की राजनीति के ऊपर आज बोलना चाहती हूं कि नफरत का मतलब वो होता है जो इंसान को इंसान से बांटे। मैं किसी भी एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन पूरा देश समझ जाएगा जो भी आपको माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बांटे, जो भी आपको महिला पुरुष में बांटे, आपको काले गोरे में बांटे, आपको जाति संप्रदाय में बांटे, आपको दलित सवर्ण में बांटे, वो होती है नफरत की राजनीति। क्योंकि वो आपको आपकी एक सांस्कृतिक विरासत से तोड़कर एक स्मॉल ग्रुप बना देना चाहता है और फिर उस ग्रुप का नेता बन के आपके ऊपर राज करना जब चाहता है। प्रधानमंत्री की ये लोग तुलना किस तरह से गद्दाफी, करते हैं, जब अमीर प्रधानमंत्री देखिए। की तुलना, सुबोई खान 30 सेकंड में जवाब दीजिए, जब प्रधानमंत्री की तुलना गद्दाफी से होती है, जब प्रधानमंत्री की तुलना दुशासन से करने की प्रयास होता है, जब मीर जाफर कहा जाता है, तो वो कौन सी नफरत और कौन सा प्यार है? दोनों एक ही
सिक्के के दो पहलू है। जी अमीश, देखिए आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री का इतना ज्यादा विरोध, सारी भारत विरोधी मानसिकताएं एकजुट होकर उनका विरोध करती हैं और आपत्तिजनक अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करती हैं। उसका सिर्फ एक कारण है, जब राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति नफरत दिखाते हैं, उसका सिर्फ एक कारण है, जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बीच में मत बोलिए वारिस जी, जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और आप लोग कहते हैं कि वो नफरत की राजनीति करते हैं, तो अपनी परिभाषाएं सुधारिए। हिंदू कोई एक वर्ग नहीं है, हिंदू कोई एक संप्रदाय नहीं है, हिंदू एक नेशनल आइडेंटिटी है। हिंदू महिला पुरुष दोनों हिंदू हैं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी भी हिंदू हैं, दलित सवर्ण सब हिंदू हैं। आप लोग कैसे ग्रुप्स में लोगों को बांटते हैं, और जितनी भी फियर्स ग्रुप्स हैं अमीश, उसको ये लोग नफरत करके बांटते हैं। इब्राहिम गार्दी जैसी कौम के लोगों को ये तुष्टिकरण करते हैं। धर्म योद्धा जो हमारे रहे हैं, दलित समाज के लोग, उनको ये लोग बांटते हैं। ये लोग नफरत फैला के बांटने की कोशिश करते हैं। हमारे जो जननी है, जिनके बिना हमारा परमेश्वर भी पूरा नहीं भारत का भविष्य युवाओं को ये लोग बांटते हैं, नफरत की राजनीति सिर्फ ये लोग करते हैं। बोलिए वाइस प्रधान, बोलिए आप। अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, नफरत तब फैलती है देश के अंदर जब देश का युवा बोलता है कि मुझे रोजगार दो, मुझे रोजगार चाहिए, मगर उसकी कोई सुनता नहीं है, उसको रोजगार प्रोवाइड नहीं होता। जब देश का युवा बोलता है कि पेट्रोल डीजल गैस का भाव बढ़ गया है, मोदी जी उसका भाव कम करिए, मगर वो कम नहीं होता, उससे नफरत फैलती है। नफरत की राजनीति तब फैलती है कि जब राजनीतिक पार्टियां अपने मुद्दों से हट जाती है, डेवलपमेंट के मुद्दों से हट जाती है, विकास के मुद्दों से हट जाती है, आगे बढ़ने के मुद्दों से हट जाती है, तब एनकाउंटर नफरत की राजनीति फैलती है। वारिस जी, मुझे अब 10-5 सेकंड दीजिए ना, मेरी कार्यक्रम में नफरत की राजनीति कांग्रेस वाले फैलाते हैं। पर सत्ता में रहने के लिए शिवसेना के साथ हाथ मिला दिया महाराष्ट्र में। आज शिवसेना ने क्या किया? वो एक शख्स जिसने ख्वाजा यूनुस का कोल्ड ब्लडेड कस्टडी के अंदर खून कर दिया था, उसको रीइंस्टेट किया, आज वो आ गया सामने, सीआईयू का हेड बना दिया। ये कांग्रेस उसके साथ में खड़ी हुई है। क्यों? अगर कांग्रेस को राहुल गांधी लेटर लिखे, अभी के अभी राहुल गांधी अपना समर्थन वापस ले, अभी के अभी राहुल गांधी को बोलो लेटर लिखो और अपना समर्थन वापस लो शिवसेना से, अभी वापस लो। वो शख्स वो है, मगर नहीं, राहुल गांधी को सत्ता चाहिए। आज महाराष्ट्र का सीएम असेंबली में खड़े होकर बोलता है कि हमको फकर है बाबरी मस्जिद गिराने पर, और ये कांग्रेस के बेशरम मंत्री वहां पर बैठ के सुनते हैं। क्या यही सेक्युलरिज्म है कांग्रेस का? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, उद्धव ठाकरे ने असेंबली में खड़े रहकर बाबरी मस्जिद, वारिस पठान ने इस डिबेट को और ब्रॉड कर दिया है। वारिस पठान ने इस डिबेट को और ब्रॉड कर दिया है। मैं आबे दुबे को भी लेके आता हूं और संबित पात्रा को भी लेके आता हूं। संबित और आबे दुबे, ये कमाल है, ये कमाल है। ये जो आर्ट वर्क है, ये कमाल है। और ये आर्ट वर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। बंगाल में आप आईएसएफ के साथ, असम में आप अजमल के साथ, बदरुद्दीन अजमल के साथ, केरल में आप मुस्लिम लीग के साथ खड़े थे, महाराष्ट्र में आप अल्ट्रा राइट विंग पार्टी कहे जाने वाली शिवसेना के साथ खड़े हैं। लेकिन कई महाराष्ट्र के इलाके ऐसे हैं कि जहां पर वारिस भाई की पार्टी भी शिवसेना के साथ खड़ी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे आबे दुबे जानना चाहता हूं कि ये कैसे कर लेते हैं आप, ये कैसे कर लेते हैं आप? और लेफ्ट के साथ बंगाल में आप साथ खड़े और केरल में उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अमीश बताइए, समझाइए। वो पीडीपी जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहती थी कि पाकिस्तान और आतंकवादियों आपका धन्यवाद चुनाव कराने के लिए, उनके साथ सत्ता की भूख मिटाते हैं। सैफुल्ला जैसे आतंकवादी को टिकट दे देते हैं और ये हम पर आरोप लगा रहे हैं। और ओवैसी जी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इनसे पूछिए जहां भारतीय जनता पार्टी हेलीकॉप्टर में तेल डला दे और लिस्ट दे दे, वो ही काम ये करते। मुझे बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस्तेमाल कर रही है। देश के लोगों को जानना चाहिए। अच्छा, ये आईएसएफ प्यार बांट रही है, बड़ा ये आईएसएफ प्यार बांट रही है, बदरुद्दीन अजमल प्यार बांट रहा है, मुस्लिम लीग प्यार बांट रहा है। प्यार की डेफिनेशन क्या है? प्यार की डेफिनेशन तो बताइए। ओके, वारिस 30 सेकंड, संबित पात्रा, वारिस 30 सेकंड।
ठीक है, हुआ। अभी दुबे जी आपका हुआ, आपने बोला मेरा सवाल था कांग्रेस के प्रवक्ता से, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को पूछना चाहता हूं कि आपने तो सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लिए, फिर आप जाके शिवसेना के जाके गोद के अंदर बैठ गए। आज शिवसेना के मुख्यमंत्री खड़े रहकर बोलते हैं कि हमको फकर है बाबरी मस्जिद गिराने के अंदर, और आप समर्थन दे रहे हो इसको। तो क्या ये सेक्युलरिज्म है? किस किस्म का सेक्युलरिज्म है? आप छोड़ो मेरी बात, आपका ओके, संबित पात्रा, कांग्रेस सेकुलरिज्म की प्रेरी है, ओवैसी साहब कहते हैं कि हम भी सेकुलरिज्म चाहते हैं, लेकिन नफरत तो सिर्फ आप ही फैला रहे हैं। अमीश भाई, मैंने बड़े ध्यान से सबको सुना, थोड़ा ध्यान से मुझे सुन लिया जाए। नंबर एक, अभी जरा AIMIM के इस प्रवक्ता को मेरे बोलने के बाद याद दिला दीजिएगा कि आज से चंद दिनों पहले ही अमरावती में AIMIM और शिवसेना की गठबंधन हुई है। दोनों मिलके उन्होंने वहाँ पर कॉरपोरेशन में गठबंधन किया हुआ है, समझा दीजिएगा। अमीश भाई, आपको कैसे लगेगा अगर यूनाइटेड नेशन में एक निर्णय लिया जाए कि पाकिस्तान को बुला करके अब पाकिस्तान से हम सुनेंगे कि आतंकवाद कितना खराब होता है, आतंकवाद से क्या होता है। आज आप डिबेट में नफरत के ऊपर डिबेट कर रहे हैं और इसमें हेडमास्टर बन के आए हैं AIMIM के प्रवक्ता, जिन्होंने कहा था 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़, वो उसके हेडमास्टर बन के आए हुए हैं इस डिबेट में। ये वही अभी बोल रहे थे कि लैला और मजनू, मैं बताता हूं लैला कौन और मजनू कौन है। जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, वो उनका नाम आज से मैं रखता हूं नफरती लैला। वो कोई लैला वाला नहीं है, वो नफरती लैला है, और तुष्टिकरण उनकी मजनू है। ये लैला मजनू की जोड़ी है, नफरती लैला विद तुष्टिकरण मजनू। और देखिए अमीश भाई, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, ये मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूँ। तो बोलते कि मैं देश की लैला मैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूँ अमीश भाई। मैं चिल्लाया नहीं था, मैं जरा शांति से बोल लूं। ठीक है, 30 सेकंड आपके, हम की डिबेट कर रहे हैं और ये नफरत पे चिल्ला रहे हैं इतनी जोर से। देखिए, नंबर एक अमीश भाई, यहां पर मैं याद दिला दूं, ये वही AIMIM है जिसके असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था ये भगवान राम कहां कहां जने थे। ये उनकी मां कौशल्या ने जाके भगवान राम को कहां कहां जना था, यहां जना था, वहां जना था, उसके बहुत ताली बजी थी। ठहाका मार के उन्होंने भगवान राम की मां का मजाक उड़ाया था। ये वही ओवैसी है जिन्होंने कहा ये भाग्य लक्ष्मी कौन सी नई देवी आ गई, ये कौन सी देवी माँ है भाग्य लक्ष्मी, और फिर ठहाका लगा था और फिर ताली बजा था भाग्य लक्ष्मी का, भगवान भाग्य लक्ष्मी की मजाक लगाने से। तीसरी बार ये वही पार्टी है जिन्होंने 15 मिनट पुलिस हटाने की बात की थी। ये वही पार्टी है, ओवैसी जी का वो बयान दिखाइए जिसमें कश्मीर में जब 7 हमारे पुलिस अधिकारी शहीद हुए थे, उन्होंने कहा था ये तो सारे मुस्लिम अधिकारी हैं जो शहीद हुए हैं, हिंदू थोड़ी शहीद होता है। आप बताइए, ये वो लोग हैं और उनको डिबेट में बुलाया गया है। ये नफरत पे ये कौन सा प्रेम प्रसंग था जिसमें ये कौन सा प्रेम प्रसंग था जिसके अंदर ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश जाते हैं और वहां पर एनकाउंटर के भी धर्म देखते हैं। वो पूरी लिस्ट निकालते, देखिए 37% मुसलमान लोगों को मारा गया, यानी मुसलमान वो लोग जो कि अत्याचार कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, गैंगस्टर थे, उनको मारा गया। और उसमें 63% कौन थे उसकी गिनती वो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? ओवैसी साहब ने एम्पिरिकल डेटा बताया कि एनकाउंटर जो यूपी में, ओवैसी साहब ने एम्पिरिकल डेटा बताया कि यूपी में 2017 से 2020 के बीच में जो एनकाउंटर हुए उसमें 37% जो एनकाउंटर हुए मुसलमानों के हुए, 18% आबादी है मुसलमानों की। तो ऐसा क्यों रहा है? उसमें लॉजिक था कि जब योगी चीफ मिनिस्टर के यूपी के असेंबली में खड़े होकर ये बोलते हैं कि अब हम रूल ऑफ लॉ नहीं मानेंगे, हम ठोक देने वाली आइडियोलॉजी को मानेंगे, तो ये तो रूल ऑफ गन से देश चलेगा क्या? हमने कहा संविधान के दायरे में रहकर आपको बात करनी चाहिए, और नफरत फैलती है ऐसी भाषाओं से। हर एनकाउंटर की जांच होती है, हर एनकाउंटर की जांच होती है कोर्ट द्वारा कि होती है कि नहीं होती जाता है। तो अगर कुछ गलत होगा तो कोर्ट पकड़ेगा। आप क्या चाहते हो कि आप क्या चाहते हो कि पुलिस चलेगा? तो उस मैं मानता, मैं उस थर्स्टी कॉप्स, वारिस भाई कॉप्स कोल्ड ब्लडेड वारिस भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वारिस भाई, वारिस पठान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, you quoted a word, empirical data. Okay, hold on, Waris Pathan. Waris, hold on. You quoted a word, empirical data. I will be happy. People of India will be happy. भारत के कोटि लोग आपको नमन करेंगे, आपको नमन करेंगे कि आप उस empirical data में ये भी बताते, उसका empirical data भी बताते कि कितने लोगों को इन्होंने मारा,
कितने पुलिस वालों को घायल करा, कितने पुलिस वालों को शहीद कर दिया इन लोगों ने। इंपेरिकल डाटा में ये भी बोलते हैं, लेकिन आपके इंपेरिकल डाटा में 37% मुसलमान थे, वो गलत है। आप क्या चाहते हो कि बस जो आरोपी पकड़ा उसको पुलिस गोली मार दे? आप ये चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि जो व्यक्ति जो अपराधी भारत के किसी भी पुलिसकर्मी पर हाथ उठाए, भारत के किसी भी पुलिसकर्मी को शहीद करे, उसका वही असर होना चाहिए जो होता है। संबित पात्रा, इंपेरिकल डाटा ही कोटेड, सुबुई खान इंपेरिकल डाटा ही कोटेड। ओके, लेट मी गेट अ संबित रिस्पेक्ट, संबित देन सुबुई ऑन दिस। संबित 30 सेकंड, इंपेरिकल डाटा को बोलना चाहूंगा, शार्प 30 सेकंड डॉक्टर पात्रा। हाँ, देखिए अमीश भाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि ये जो एनकाउंटर है, आतंकवादियों को पकड़ना है, उसमें एम्पिरिकल डाटा की बात हो रही है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं अमीश भाई, आप जरा एक एम्पिरिकल डाटा लगाइए कि पूरे विश्व में कितने परसेंटेज आतंकवादी कौन से धर्म के हैं, आप निकालिए जरा कौन से धर्म। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता क्योंकि मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। ये बाकी समय तो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, और जब फांसी हो जाती है और जब गोली चल जाती है तो कहते हैं मरने वाला तो मुसलमान है। ये कैसे हो सकता है? मतलब आतंक करने वाला उसका धर्म नहीं होता और मरने वाला मुसलमान हो जाता है, ये कैसे हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप एम्पिरिकल डाटा निकालिए, पूरे विश्व में बम फटा, किसी का गला कट गया, कहीं पर आतंकवाद की हमले हुए, कौन से धर्म विशेष के लोग करते हैं? मैं विश्वास नहीं करता हूं, मैं तो मानता हूं धर्म नहीं होता। आप एम्पिरिकल डाटा निकालिए, 30 सेकंड वारिस, शार्प 25-30 सेकंड, देन सुबुई खान जी। अमीश भाई, मैं आपसे सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। मैं चाहता हूं पूरा देश आपको नमन करेगा। अमीश भाई, आप मुझे बता दीजिए, हमारा देश संविधान पे चलेगा, हमारा देश रूल ऑफ लॉ पे चलेगा, या हमारा देश रूल ऑफ गन पे चलेगा? अगर रूल ऑफ गन पे चलना है, ठोक दो वाली आइडियोलॉजी यूज करना है, तो पुलिस स्टेशन को बंद कर दो, कोर्ट कचहरी को बंद कर दो। जहां भी जो मुझे पकड़ा है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि भारत तो संविधान पे ही चलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, जब आतंकी गोली चलाए, सुरक्षाकर्मी भारत के संविधान की कॉपी आके रख दे, ये देखिए भारत का संविधान, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? किस्म के वायलेंस और आतंकवादी गतिविधियों का हम हमेशा से खंडन करते आए थे, हैं और रहेंगे। अगर वो आदमी बिल्कुल ठीक है, सुबुई खान अजमल कसब पकड़ा था, उससे बड़ा सुबुई खान, आप तो पेशे से वकील भी हैं, वारिस भाई भी वकील हैं, दोनों आप लोग बड़े वकील हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सुबुई खान, भारत का संविधान या गणतंत्र? सुबुई खान, ओके, वारिस मैंने आपको 30 सेकंड दिए थे, आपने वक्त लिया। वारिस पठान जी को वारिस जी, संविधान के लिए लड़ तो बहुत लिए आप, कभी संविधान उठा के पढ़ भी लीजिए। रूल ऑफ लॉ को तस्बीह की तरह पढ़ने से कुछ नहीं होता है। हमारे देश का कानून ही कहता है, हमारी आईपीसी की धारा 96 to 106 राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात करती है, जो अपनी पर्सन एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। और वो राइट सिर्फ अपनी पर्सन एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होता है, किसी थर्ड पर्सन की पर्सन एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है। ओवैसी साहब से कानून की क्लासेस ले लीजिए पहले जाकर, तब यहां पर बैठ के देश को गुमराह करिएगा। किधर लिखा है मुझे बताओ? ये संविधान है भारत देश का, किधर लिखा है? ये संविधान है मेरे महान भारत देश का, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। आप मुझे बताइए कहाँ लिखा हुआ है संविधान? आपने संविधान की बात करी, मुझे संविधान में आर्टिकल नंबर बताइए, मैं भी पढ़ूं। नहीं, मुझे बताइए, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, मुझे बताइए इसमें कहाँ लिखा है। झूठ नहीं बोला, माफी मांगो, झूठ बोलने के लिए माफी मांगो, झूठ बोलने के लिए माफी मांगो। यहाँ पर बैठकर कहाँ लिखा जाता है? कहाँ लिखा जाता है? आरएसएस के हेडक्वार्टर में, आरएसएस के हेडक्वार्टर में लिखा जाता है क्या कायदा कानून? देश इससे चलेगा, देश इससे चलेगा, देश इससे चलेगा, देश बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान से चलेगा। बस रैशनल माइंड 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ की बात नहीं कर सकता। आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। आप लोग संविधान के लबादे में लिपटे हुए कट्टरवादी मानसिकता है, जो मुलम्मा चढ़ा के जिहादी बातों को कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के लबादे में लपेट के पेश करने की कोशिश करते हैं। वही आपके ओवैसी साहब करते हैं और वही आप उनसे ट्यूशन ले लेकर नेशनल टीवी पर कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब संविधान में रहकर संविधान बचाने की बात करते हैं,
ओवैसी साहब बैरिस्टर है, उनको संविधान पूरा पढ़ा, आपकी तरह नहीं है। मैंने आपको संविधान में सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया। आपने पहले बोल दिया संविधान में लिखा हुआ है। अमीश, तो मैं बाबा एक साहब अम्बेडकर का empirical संविधान data को की मैं बात मानता हूँ, करना उसमें कहाँ लिखा है मुझे बताओ। अमीश, मुझे कुछ सेकंड्स मुझे दीजिएगा। बताओ। ठीक है, अब 15 क्यों सेकंड, बात 15 कर रहे हैं? 15 सेकंड। एक और डेटा निकाल लीजिए। ठीक है, डेटा दीजिए 15 सेकंड। इंपेरिकल डेटा, इंपेरिकल डेटा टुडे। आज मैंने एक नया शब्द इजाद हुआ है बहस के अंदर, इंपेरिकल डेटा दीजिए। इंपेरिकल डेटा दीजिए। जी 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 अमीश, एक और डेटा ये निकलवा ले वारिस साहब कि 15 हिंदू ने कब नफरत की राजनीति या कब नफरत करके लोगों को बांटने की कोशिश करी है। हिंदू ने कब कोई कंट्री इन्वेट करी है। हिंदू ने कब जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पे किसी को बांटा है। हिंदू ने कब लाशों पे अपनी सत्ता चलाने की कोशिश करी है। जी, या जी, जी। इस्लामिक स्टेट की तरह पूरी दुनिया को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों का कत्लेआम कराए। अच्छा ठीक है, आप डेटा दे रही थी। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आता हूं। इंपेरिकल डेटा पर ब्रेक के बाद भी डिबेट होगी और बात होगी क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि नफरत की राजनीति बीजेपी को ऊपर लेके जा रही है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी नफरत की राजनीति से परहेज करती है या फिर कांग्रेस भी उसी को आगे बढ़ाती है? ब्रेक के बाद इसकी भी बात होगी। एक अंतराल और फिर आर पार जाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ अभय दुबे और संबित पात्रा हैं। अभय दुबे, मैं आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी नफरत की बात कर रही है, नफरत की राजनीति की बात कर रही है, लेकिन असल में एक बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि आईएसएफ एक तरफ, अजमल साहब एक तरफ, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, कैसे बच पाइएगा? देखिए, मुझे एक तो गंभीर आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सुबही खान ने मेरे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ जो टिप्पणी की है। मोदी जी क्या करा रहे हैं आप? ये वो कह रहे हिंदू धर्म नहीं है, अरे मेरे शंकराचार्य तय करेंगे। आप बंटवारे की राजनीति के लिए इतना घृणित खेल खेल रहे हैं। सुबही खान को यह अधिकार किसने दिया कि वो मेरे हिंदू धर्म की व्याख्या करे गलत तरीके से? हिंदू धर्म है। मेरे सवाल का भी जवाब देखिए, आपके पास 30 सेकंड है, 10 सेकंड में मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। मेरी हिंदू, ये भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया है स्थानीय निकाय के चुनाव में। संबित पात्रा, ठीक है, आपके 40 सेकंड ओवर। संबित पात्रा 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। संबित पात्रा बोलिए। ये अगर शांत तो हो, ये तबीयत खराब हो जाएगी इनकी। दुकान चलाते हैं, बोलिए संबित पात्रा। देखिए, ये तो वही राहुल गांधी थे ना जो बंद कमरे में कह रहे थे हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, और फिर बाद में दौड़ दौड़ के लाओ जनेऊ लाओ, मैं कोट के ऊपर जनेऊ पहन लूं। ये सारे फैंसी ड्रेस हिंदू वाले, ये सारे, ये देखो फिर चिल्लाना शुरू हो गए। ये क्या अमीश भाई, आप क्या करते रहते हैं? ये क्या बीच में चिल्लाते रहते हैं? आप बताइए, ये क्या ऐसा होता है अमीश भाई? ये डिबेट के बीच में ये क्यों चिल्लाते? कंट्रोल क्यों नहीं होता है ऐसा? देखिए अमीश भाई, ये नफरत पे डिबेट हो रहा है और इनके नफरती अंदाज को देखिए। भ्रुकुटी तान करके नॉन स्टॉप चिल्लाते हैं। आप कितना भी चिल्ला लेंगे, आप कोई असली हिंदू नहीं बन जाएंगे। आप लोग हिंदू विरोधी थे, आप लोग हिंदुओं को गाली देते थे, आप आतंकवादियों को देख के रोना रोते थे, आप ओसामा को ओसामा जी कहते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि नफरत की राजनीति देश के लिए हानिकारक है, लेकिन बयानों से नफरत बहुत ज्यादा झलकती है, तो सतर्क रहना चाहिए हर नेता को। ये मेरी एडवाइस है उनको। नमस्कार।